देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पंजाब से पहले, जहां पर कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे में आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में है और उसी पैनल के सामने अपनी बात भी रख रहे हैं 3 घंटे ताकि बैठक चले। इसके बाद Punjab government over vaccination, sir. Sir, that the vaccination. Amritsar, sir, there is in fact allegation against Punjab government over selling vaccination. ये सब लोग मूवमेंट हो जाइए। अच्छा ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं उधर लाता हूँ। पीछे हटो, ठीक है। सर थाना हाउस पे कर लीजिए, यहाँ मत करिए फिर। ये ऐसी स्थिति में कैसे होगा? पंजाब भवन चलिए फिर। सर ऐसे हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हट जाओ, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। और इस बीच ये तीनों तस्वीरें बहुत अहम है। 3 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद अमरिंदर सिंह बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। आरोप तमाम है, क्योंकि बागी लगातार नाराज चल रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस ने 3 सदस्यीय पैनल बनाया है। सोमवार से लगातार नाराज विधायकों के साथ बातचीत और बैठकों का दौर चल रहा था। आनंद पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक खत्म, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ देर पहले ही निकले 15 GRG से। करीब 3 घंटे ये मीटिंग चली है नवजोत, और बहुत ब्रीफ जो उन्होंने बात की मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी एक इंटरनल मीटिंग थी, हमारे जो कुछ अंदरूनी मसले थे उस पर बातचीत हुई है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। 6 महीने बाद चुनाव है, जिसकी तैयारी में हम सब जुट गए हैं, और बाकी सब बातें जो हैं वो पार्टी देखेगी। तो एक तरह का एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है उनके मुताबिक, और जो मसले थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है, सुलझा लिया गया है। अब ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर से पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है। 3 घंटे जो बात हुई उसमें क्या कुछ निकल के आया ये अभी साफ नहीं है। कुछ देर बाद बातें छन के बाहर आएंगी, लेकिन ये जरूर है जिस हिसाब से ये मीटिंग इतनी लंबी चली है नवजोत, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कई सारे पेच थे जिनको सुलझाने में इतना वक्त लगा है। और अब ये ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से जो निकल के गए हैं, जो बात उन्होंने की है मीडिया से, उसमें उन्होंने आनंद जरा वही बात सुनवा देते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा वही बात सुनवाते हैं। मीटिंग से निकलने के बाद क्या कुछ कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? करेंगे सब लोग मूवमेंट हो जाइए। अच्छा ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं उधर लाता हूँ। पीछे हटो, ठीक है। सर थाना हाउस पे कर लीजिए, यहाँ मत करिए फिर। ये ऐसी स्थिति में कैसे होगा? पंजाब भवन चलिए फिर। सर ऐसे हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हट जाओ, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। लगातार हमारे साथ मौजूद है आनंद पटेल। हरीश रावत हो, मनीष तिवारी हो या फिर मुख्यमंत्री, हर कोई कह रहा है ऑल इज वेल, लेकिन सोशल मीडिया आप जाकर देख लीजिए, खुद नवजोत सिंह सिद्धू का अपना पेज देख लीजिए, नाराजगियां लगातार हैं। बरगाड़ी कांड को लेकर, कोट कपूरा को लेकर, इसी को लेकर नाराजगियां बार बार बनी हुई है। बिल्कुल नवजोत, देखिए 3 घंटे ये मीटिंग चली है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है ये मीटिंग, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर 3 मेंबरी कमेटी के सामने 3 घंटे तक बैठ करके बात करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसा होता नहीं है अमूमन। इसका मतलब ये कि शिकायतों का जो पुलिंदा था वो बहुत ज्यादा था, बहुत देर तक जो है उस पर डिस्कशन हुआ है, वाद विवाद हुआ होगा। अभी क्या किस तरह के फॉर्मूला निकल के सामने आया है, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये अभी साफ नहीं है। आधिकारिक तौर पे ये आना अभी बाकी है, स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो 3 दिन की कवायद थी इस 3 मेंबरी कमेटी की, उसके बाद जो शिकायतों का पुलिंदा था वो आज कैप्टन अमरिंदर के सामने रखा गया। और जो कॉम्प्रोमाइज है वो किस लेवल तक होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अवेलेबल नहीं है, तो एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो दलित होना चाहिए, ताकि जो आगे चुनाव आने वाले हैं उसमें दलित वोट भी पार्टी को मिल सके। साथ ही साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है
उस पर जो काबिज है सुनील जाखड़, उनको बदलने की बार बार मांग उठी है कैप्टन के जो समर्थक है उनकी तरफ से। तो अब देखना होगा कि क्या ये बहुत सारी मांगे हैं, बिल्कुल सारी हैं बातें उस 3 सदस्यीय कमेटी के सामने रखी गई हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस पंजाब की सरकार में उठा, उसको लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी जरा सुनिए। उनसे भी बातचीत की और उन्होंने अपनी राय सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी है, ये उन्होंने बताया है और उनका आशीर्वाद भी हमने लिया और अब सबकी राय हमको मिल चुकी है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी, उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। तो प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। छोटी छोटी तो पार्टी में कोई ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाई कमांड की ड्यूटी है उसको छेती से छेती हल करना और हम महसूस कर रहे हैं कि छेती से छेती जो भी प्रॉब्लम है उसको हल हो जाएगा। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से, वहां पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो इसका पहला विचार करें। और इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं। और वो 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बाहर आते ही कहा कि पंजाब जीतेगा, पंजाब विरोधी हर ताकत हारेगी। इसके बाद सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि पंजाब के झगड़े में दखल दे हाईकमान, क्योंकि बार बार लगातार मांग हो रही थी कि कम से कम हाईकमान को आना चाहिए। लगातार बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। हरीश रावत लगातार एक विधायक, सांसद, नेता, मंत्री हर किसी के संपर्क में थे, मतभेद सुलझा लिए जाएंगे ऐसा वो भी कह रहे हैं लगातार। हालांकि हरीश रावत ने अकेले इस बार कमान नहीं संभाली और इस बार मामला इतना बिगड़ गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल को भी साथ में लाना पड़ा, यानी 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी। इस बीच जरा विधानसभा की तस्वीर देख लीजिए। कुल 117 विधायक है, जिनमें कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, 80 के करीब विधायक कांग्रेस के पास है, अकाली दल के पास 14, बीजेपी के पास 2, आम आदमी पार्टी के 19 है और अन्य 2 पर काबिज है। इस बीच एक और बड़ी बात, कल सुखपाल खेरा के साथ 2 और आम आदमी पार्टी के विधायक भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। 25 विधायक ऐसे हैं जो लगातार नाराज हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से। और ये वही विधायक हैं जिन्होंने आलाकमान को कहा कि दखल दीजिए, और ये वो विधायक हैं जिन्होंने आलाकमान के सामने जाकर अपनी नाराजगी प्रकट की है। कल आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आए। कल पंजाब से जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वो तस्वीर सामने आई जिसमें सुखपाल खेरा के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ में 2 अन्य विधायक नजर आए थे। तो पंजाब सरकार में जैसे डबल मोर्चे पर लगातार सरकार घिरती जा रही है। एक तरफ कल दिल्ली तक आ पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप लगातार लग रहे हैं। अकाली दल ने आरोप लगा दिया है कि पंजाब सरकार कंपनियों से 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को करीब 4000 रुपए में बेच रही है और अस्पताल उसे लोगों को 1500 से 1700 रुपए में लगा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने ये हमला बोला है तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को मानना पड़ा कि जरूरत पड़ी तो मामले की जांच जरूर की जाएगी और अफसरों से रिपोर्ट तलब की जाएगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जांच की जाएगी। यानी देखिए बड़ी बात, आरोप अकाली दल लगातार लगा रहा है। Hospitals, Max Mohali and Fortis Hospital have been given vaccination. Max is charging 900 and Covishield and Fortis charging 1200 rupiah. Please register yourself
with these hospitals. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 4 ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ कोई 1500, कोई 1700, मैं पता कराया कल, एनके शर्मा जी ने जीरकपुर पता कराया, एक हॉस्पिटल 1700 चार्ज कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल 1900 कर रहे हैं। हुण बेचारे लोग अपनी जाना बचाने वास्ते लाइना च खड़े हैं, कह रहे हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, चलो इंजेक्शन तो लवाओ। मोहाली जिले च एक दिन च 35,000 डोजेज, 35,000 डोजेज एक दिन एक जिले च ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 35,000 ਡੋਜ਼, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ 35,000 ਡੋਜ਼। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35,000 ਡੋਜ਼ ਚ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜ ਕਮਾ लिया एक दिन ਚ। प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है, जिसके चलते सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फ्री में एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को वैक्सीन लगवाना, उससे वो लोग पल्ला झाड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर, जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। और कई बड़े 5 सितारा होटल अब 3-3, 4-4 दिन के पैकेज इन्होंने शुरू कर दिए कि आओ होटल में रहो, 5 सितारा होटल में ऐशो आराम से खाना खाओ और लगे हाथों अपनी वैक्सीन की एक शॉट भी लगवा लो। सीरम इंस्टीट्यूट ने पूछा है कि क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट का ऑफर सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही क्यों मिले। सीरम ही नहीं, भारत बायोटेक ने कई बार पहले भी सरकार से उन्हें क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्ति देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने दोनों की मांग को नहीं माना। Yes, they have requested indemnity to all the nations, including the country of origin of US or for practically every country, और वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लायबिलिटी को इंडेमिफाई किया जाए। उसकी कुछ अपने तरीके से वो लीगल लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करते हैं। वी आर एग्जामिनिंग दिस रिक्वेस्ट एंड वी विल टेक डिसीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड ऑन मेरिट्स। कोविड टास्क फोर्स के हेड वीके पॉल जिन विदेशी कंपनियों की बात कर रहे थे वो हैं फाइजर और मॉडर्ना। वो जिन शर्तों की बात कर रहे हैं वो है क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट, और वो जिस देश के कानून का हवाला दे रहे हैं वो है अमेरिका। तो फिर सबसे पहले यही जान लेते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना को उनके ही देश यानी अमेरिका में क्षतिपूर्ति से किस तरह छूट मिली हुई है। दिसंबर 2020 में अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने फाइजर और मॉडर्ना को दायित्व से इम्यूनिटी दी, जिसके तहत अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो उस स्थिति में कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता। इंडेमनिटी का अर्थ होता है किसी हानि या आर्थिक नुकसान के खिलाफ हर जाने की गारंटी। कानूनी भाषा में सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडेमनिटी का अर्थ हुआ हानि की भरपाई की जिम्मेदारी से बचाव। आसान शब्दों में कहें तो फाइजर और मॉडर्ना अपनी वैक्सीन से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अब सवाल यह है कि कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी तो क्या वो लोग जिम्मेदार होंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन इस स्थिति में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लगाई जा सकेंगी, और उसके लिए लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। फाइजर और मॉडर्ना को अमेरिका ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट मिली हुई है जहां ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, इसलिए अमेरिका में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे पर ली हुई है। अमेरिकी सरकार ने एक कॉम्पनसेशन फंड बनाया है जिसका इस्तेमाल क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने का प्रावधान है। मार्च 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े 21 क्लेम दर्ज किए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी केस में किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मॉडर्ना और फाइजर की शर्तों को मानने से भारत ने इनकार कर दिया था। इसीलिए अगर सीरम इंस्टीट्यूट भी ये छूट मांग रही है तो इसमें गलत क्या है? भारत में जब कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था तो 40 वर्ष के एक वॉलंटियर ने 5 करोड़ का मुआवजा मांगा था। वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजकर दावा किया था कि कोविशील्ड लगवाने के बाद उसकी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हुई है। हालांकि बाद में यह दावा खरा नहीं उतरा था। इसी को आधार बनाकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने इंडेमनिटी में छूट की जरूरत बताई थी। I mentioned that this is something the government can look at because even in the US and other countries, we're looking at these laws being invoked by the government to protect manufacturers only during the time of a pandemic where a massive rollout of vaccines is going to happen. And as a result, there are bound to be some bona fide and non-bona fide cases. And if we see the courts intervening and stopping vaccination programs pending investigations, that's the real risk that we're talking about, and we don't want that to happen. इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। अगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन भारत में आती हैं, तो इसमें भारत का ही फायदा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन दोनों वैक्सीन के भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होने के दावे किए हैं। लेकिन नियम तो सबके लिए एक होने चाहिए, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट के तर्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनीशा माथुर और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के केस कम हुए, लेकिन कोरोना के नाम पर यहां सियासत फुल हो रही है। कल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से हुई मौत को छिपाने का आरोप लगाया, तो डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने तीखा पलटवार किया। आदमी पार्टी अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर हैपेंड इन दिल्ली। जो भी दिल्ली में हुआ है उसके लिए कोई अकाउंटेबल है या नहीं, आज ये हम जानना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खबर छपी है एक बहुत बड़े अखबार में, और ये महत्वपूर्ण खबर है नंबर ऑफ दिल्ली डेथ्स surged up 250% to 35,000 in April and May। और जो आंकड़े आए हैं मैं वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस खबर को पढ़ते हुए भारतवासी और खास करके दिल्ली वासी, उनकी आंखों में एक नमी आ जाती है। किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है, और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की इनकम पर जोरदार प्रहार किया है। इससे निपटने के लिए ईपीएफओ ने लोगों को पीएफ की रकम एडवांस में निकालने का विकल्प दिया है। अब आप भी इस एडवांस को लेने पर विचार कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे यहां से निकाली गई छोटी सी रकम भी आपके रिटायरमेंट फंड पर बड़ा असर डालेगी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कईयों के कारोबार ठप हो गए हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। इसी को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने फिर एक बार कोविड-19 एडवांस स्कीम शुरू की है। इसके तहत पीएफ खाता धारक या तो अपने प्रोविडेंट फंड से 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अपने खाते में जमा रकम का 75% पैसा निकाल सकते हैं। कोविड के हालातों को देखते हुए ईपीएफओ ने ये फैसला लिया है। हालांकि इस स्कीम का फायदा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि पीएफ फंड का पैसा निकालने पर आपके रिटायरमेंट फंड को बड़ा नुकसान हो सकता है।
बता दें कि पीएफ अकाउंट पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। इस समय जितनी बड़ी रकम ईपीएफ से निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा। चलिए आपको एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करके बताते हैं कि आपको अभी इस पैसे को निकालने से सालाना कितना नुकसान हो सकता है। अगर आप अभी अपने पीएफ अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालते हैं और अगर आप 20 साल बाद रिटायर होंगे, तब आपको लगभग 10 लाख रुपए कम मिलेंगे, जबकि 30 साल बाद रिटायर होने पर आपको 23 लाख रुपए का नुकसान होगा। वहीं अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालते हैं, तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 11,55,000 रुपए का असर पड़ेगा, जबकि 20 साल बाद रिटायरमेंट लेने से 5,11,000 रुपए का नुकसान होगा। ऐसे ही अभी 50,000 रुपए निकालने पर आपको 20 साल बाद 2,55,000 रुपए, जबकि 30 साल बाद 5,58,000 रुपए का नुकसान होगा। तो देखा आपने कि अभी एक छोटी सी रकम से भी आपको भविष्य में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर बेहद जरूरी हो तभी अपने पीएफ खाते से पैसे निकालें, नहीं तो अपने रिटायरमेंट के लिए उस जमा पूंजी को बचा कर रखें।